हमारा जो मोमेंटम का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मोमेंटम, तो इसके अंदर भी हम इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट, तीनों चीज़ें लिखेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो मैं मार्क्स काट लूँगी, आपको पता है। तो इसी तरह से जो फोर्स है ना, उसके अंदर भी आपने फोर्स की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला F=ma और साथ इसका यूनिट न्यूटन, ये लाजमी लिखना है। ये बात मैं बताना भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता रही थी मोमेंटम। तो मोमेंटम के अंदर आपके पास प्रोडक्ट आता है दो चीज़ों का, मास और वेलोसिटी का। तो डेफिनेशन भी इसकी यही है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोसेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। पिंक बॉक्स के अंदर है, डेफिनेशन की हेडिंग दे के आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है इसका फॉर्मूला P=mv, और फिर आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा, और इट्स ऐसा यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद इसकी आपके पास पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू भी आ सकते हैं आपको, तो ज़रा ध्यान से सुनते जाएं। और जो आपके पास मोमेंटम है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी क्वांटिटी है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास अगला जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म नेट फोर्स। तो ये भी अगर आप देखें तो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 59 पे येलो कलर के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पास जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है, कि आपके पास सारी फोर्सेस जो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट होती है। यानी कि अगर आपके पास एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, तो उसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक लेफ्ट से एक्ट कर रही है, एक राइट से, तो जो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड वाली को कैंसिल करेगी, राइट वाली जो है वो लेफ्ट वाली को कैंसिल करेगी, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो आपके पास ज़ीरो होगा। तो बेसिकली आप लोगों ने ये चीज़ नहीं बतानी कि रिजल्टेंट ज़ीरो होगा या नहीं होगा, आपने सिर्फ ये बात बतानी है कि नेट फोर्स क्या होती है। तो आपकी एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो सारी की सारी जो है, उन सबका समेशन जो है, सम जो है, उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। तो अगला आपका क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये बात आपको एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है और आपको क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, या व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये जनाब एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके अंदर देख लें, पेज नंबर 59 के ऊपर ही बिल्कुल लास्ट पे पिंक बॉक्स बना हुआ है, अ बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि एक बॉडी जो है वो अपनी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। और जो आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मैंने आपको बताया था एक बॉडी जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है या इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो उसके बाद आपके पास ये दो ही बातें हैं कि आपके पास या तो बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो रेस्ट में ही रहती है, मूव नहीं करती। जब अब दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जब आपके पास एक बॉडी जो है वो मोशन में है, आपके पास वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब जैसे कि आपका झूले की एग्जांपल ले लें हम, स्विंग की, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने जब उसको एक दफ़ा पुश कर दिया तो आपका जो झूला है वो मूव करता जाएगा। आप वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। यानी हम उसको नहीं रोकेंगे तो वो नहीं रुकेगी। फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, उसकी वजह से ही वो रुक जाता है, वरना वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा। तो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी, ये इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी से भी डील करता है। तो आपके पेज नंबर 60 के ऊपर पहली 3 लाइंस लिखी हुई हैं, सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, किसी जो बॉडी या आपका ऑब्जेक्ट है उसी की प्रॉपर्टी है कि वो आपकी जो फोर्स है उसको कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसको रेजिस्ट करने की उसकी कितनी एबिलिटी है।
तो बस ये आप इसके अंदर इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जनाब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जहाँ भी आपकी फोर्स की बात आती है वहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन की बात आती है। जहाँ एक्सेलरेशन की बात आती है वहाँ पे आपकी फोर्स की बात आती है। तो अब पेज नंबर 60 के ऊपर देखें, यहाँ पे पिंक बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नेट फोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसके बाद आपने इसकी स्टेटमेंट देखनी है। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. अब यहाँ पे ना आपकी बेसिकली एक्सेलरेशन की बात की गई है। अब उसी एक्सेलरेशन, अब तीन चीज़ें हैं इसके अंदर भी, एक एक्सेलरेशन, दूसरी मैस और तीसरी फोर्स। अब आपने देखना है, अब आपने या तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, तो डेरिवेशन आप खुद कर लेंगे। अगर आप इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं तो आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। तो अब देख लें इसके अंदर उसने बात क्या कही है। उसने दो बातें कही हैं इसके अंदर कि आपके पास जो इसकी एक्सेलरेशन है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की जिसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि आपकी जो स्पीड है, आपकी जो वेलोसिटी है वो किस तरह से चेंज हो रही है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तब होता है a=v/t। तो जहाँ आपकी वेलोसिटी की बात आई, स्पीड की बात आई, तो लाजिम सी बात है वहाँ पे एक्सेलरेशन की भी बात है। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आपकी पहली बात होगी, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन आपकी होगी एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू योर मैस। तो अब आपके पास एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स भी लग रही है, एक बॉडी है उसका कोई ना कोई मैस भी है, और उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी लग रही है। तो अब यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें एक्सेलरेशन की देखी। आप लोगों ने जॉइंट वेरिएशन पढ़ा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जब भी एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ी हो ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब जैसे आपकी जब एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो लाजिम सी बात है फोर्स भी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। अब आपकी कोई चीज़ जो है वो हैवी चीज़ है, तो अब आपको उसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात होगी। तो अगर हम इसी के बरअक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन की बात करें, तो एक चीज़ के बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ कम होगी। और अगर यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो यहाँ आपका मैस जो है वो कम होगा, क्योंकि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दूं कि अगर आपके पास एक ये हैवी स्टोन है, ठीक है, तो ये हैवी स्टोन आप यहाँ से थ्रो करते हो तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यानी आपको इसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन ये डिस्टेंस जो है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होगी। यानी मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं छोटा सा कोई पत्थर लेती हूँ और उसको मैं ज़्यादा फोर्स के साथ फेंकती हूँ, तो आपके पास जो ये है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इसके बरक्स। तो बड़ा पत्थर जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, और जो ज़्यादा पत्थर है वो जो छोटा पत्थर है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसका मैस ज़्यादा है उसकी एक्सेलरेशन कम है, और जिसका मैस कम है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो यानी एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं आपस में। अब यहाँ पे जॉइंट वेरिएशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का जब हम, या फिर इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू f/m। तो यहाँ से आपके पास अगर मैं m को इधर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा f=ma। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं ना, या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टेप मिस किया है, वहाँ हम k लगाएंगे तो f=k/ma के बराबर आ जाएगा। तो k को हम 1 कंसीडर करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है f=ma हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपकी फोर्स होती है, और दिस इज़ कॉल्ड योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो अगर आपको डेरिवेशन आती है तो मैंने आपको ये भी यहाँ पे डिराइव भी करके बता दिया है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। और आपकी बुक के ऊपर भी ये इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन से लेके आपकी इक्वेशन 3.3 तक होगा पेज नंबर 60 के ऊपर। तो जनाब अगला क्वेश्चन आपके पास है डिराइव द एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल्स टू एम है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आ गया डिफाइन न्यूटन, तो आपकी न्यूटन की भी डेफिनेशन इससे आ गई है, पिंक कलर के बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। तो ये भी आप अगर इस वाले फॉर्मूला को इसको देखो ना, तो आपके पास अगर आप मैथ्स को देखो तो मैथ्स आपके पास कितना होता है, अगर आप इस इक्वेशन को देखो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, आप अगर मैथ्स को लो 1 kg और एक्सेलरेशन लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना फोर्स, तो फोर्स आपके पास, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो आपको पूछा गया न्यूटन क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हो आपके पास एक फोर्स जो है वो 1 न्यूटन तब होगी जब आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट या बॉडी, फिजिक्स में दो ही चीज़ों की बात करनी है, या ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, हुआ वो कोई भी चीज़ हो। तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का 1 kg मास हो और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सॉरी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन पड़ी है ना, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो आपके पास वो चीज़ जो होगी वो 1 न्यूटन होगी। तो आपके ये पिंक बॉक्स के अंदर जो डेफिनेशन है वो प्लस ये जो दो एक्सप्रेशंस नीचे लिखे हैं ये आपके इस वाले क्वेश्चन को कवर कर देंगे, ये डिफाइन न्यूटन को। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास अगली चीज़ जो आती है वो आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो अब ये बहुत ही आसान सवाल है। अब आपको ना सबसे पहले देखना है कि मैथ्स होता क्या है और वेट क्या होता है। तो जनाब मैथ्स जो होता है ना वो आपकी जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपकी बॉडी है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर होती है। बेसिकली मैथ्स इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ मटेरियल। और जो वेट होता है ना, वेट आपका जो है वो वेट जो है वो मैयर है जो आपके उस मैस के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, यानी कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है आपकी उस मैस के ऊपर एक्ट कर रही है। मतलब अगर मैं एक फ़ोटो फ्रेम की एग्जांपल लूँ, आपने इसको वॉल के ऊपर लगा दिया, जब ये वॉल के ऊपर आपने इसको लगा दिया तो ये अपना कोई ना कोई वेट भी तो होगा ना इसका। तो ये जो इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो आपके पास इसका वेट होगा। तो वेट इज़ द मेजर ऑफ हाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन द मैस। तो पहला डिफरेंस, तो मैंने सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपने डिफरेंस जो है वो दरमियान में लाइन लगा के लिखना है। अगर आपने डिफरेंस लाइन लगाए बगैर लिखा तो मैंने आपका चेक नहीं करना क्वेश्चन, मैंने आपका क्वेश्चन ही पूरा काट देना है, तो फिर मुझे ना कहिएगा। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने डिफरेंस लाइन लगा के लिखना है और डिफरेंस के अंदर लिखना क्या है। पहला पॉइंट डेफिनेशन, मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ मटेरियल और वेट इज़ द मेजर ऑफ हाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन दैट मैस। और दूसरी चीज़ आप लोग लिखोगे इसका सिंबल कि मैस को जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को जो है वो स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज़ जो आपके पास तीसरा पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि आपके पास दोनों के यूनिट्स, आप इसको हेडिंग्स बना बना के भी लिख सकते हो, अगर आप पॉइंट्स बना के लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो आपके पास जो मैस का यूनिट होगा वो केजी होगा और जो वेट का यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। उसके अलावा आपका जो चौथी चीज़ है वो क्वांटिटी पे आ जाएगी। तो आपके पास जो क्वांटिटी है, मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बात के वेट का यूनिट, इनके यूनिट मैं आपको बता चुकी हूँ। यूनिट जो होता है मैस का किलोग्राम और जो वेट का होता है वो न्यूटन होता है। और वेट इज़ इक्वल्स टू फोर्स, तो वेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो एफ इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एम जी। आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये चीज़ काम आती है, तो इस चीज़ को ज़रा अच्छी तरह से याद रखिएगा फॉर MCQs ऑल्सो। तो MCQ के लिए भी इसको याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो अगली चीज़, ये आपके 4 से 5 पॉइंट्स बन जाएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट के लिए। तो हेडिंग्स बना बना के दरमियान में लाइन लगा के एक जगह मैथ्स लिख के दूसरी जगह वेट लिख के फिर लिखिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चा आपके पास है डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव इट्स एग्जाम्पल। नहायत आसान तरीन चीज़ है जो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती होती हूँ
चलें खैर एग्जांपल बाद में देखते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। पेज नंबर 63 के ऊपर आपके पास एक डेफिनेशन है इसकी पिंक बॉक्स के अंदर, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो यही आपकी डेफिनेशन होगी। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती होती हूँ कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को एक थप्पड़ लगाओगे तो क्या होगा, वो आपको रिएक्शन में एक थप्पड़ लगाएगा, ठीक हो गया। जो आपने किया वो तो एक्शन था, लेकिन जो उसकी तरफ से आया वो रिएक्शन होगा, ठीक हो गया। तो अब एक ये तो एग्जांपल थी एक इलॉजिकल सी, ठीक हो गया। अब ना एक लॉजिकल सी एग्जांपल देख लें कि आपके पास एक बुक है, उसको टेबल के ऊपर रखा गया, ठीक है, और वो बुक जो है वो इक्विलिब्रियम में कैसे है। एक तो वो बुक जो है वो अपना वेट, अभी मैंने आपको बताया वेट क्या होता है, तो वो अपना वेट जो है वो डाउनवर्ड लगाएगी, ठीक हो गया। और जो टेबल है, जिस टेबल के ऊपर उसको रखा हुआ है, वो टेबल जो है वो भी तो अपवर्ड कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो जो वो टेबल फोर्स लगाएगा वो होगी आपके पास रिएक्शनल फोर्स, वो जो बुक की होगी वो आपके पास होगी एक्शन वाली फोर्स, ठीक हो गया। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखें टेबल जो है वो अपवर्ड अपनी रिएक्शनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो आपके पास बुक का वेट है वो डाउनवर्ड लाई कर रहा है। तो आपके पास दोनों जो है फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, डाउनवर्ड अपवर्ड वाली को, और आपके पास जो बुक है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।